सभी को जय रविदास, जय फूले, जय भीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चांदेकर, नागपुर, और राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय रविदास परिषद। तो मैं आज आपके सामने इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि राष्ट्रीय रविदास परिषद जो संगठन बनाया है देश के कुछ लोगों ने मिलकर, और जो इसमें जो प्रथम शुरुआत जो की थी वो महाराष्ट्र के लोगों ने की थी। तो इस संगठन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसके ध्येय उद्देश्य क्या है और इस संगठन क्या करना चाहता है देश में। तो इस संगठन के जो संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रीय रविदास परिषद की, वो है माननीय शांताराम कदम। ये है चिपळूण में रहते हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी के है जो माननीय ML गांगुली जी है, ये भोपाल में रहते हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अनिल जी भोले, ये नासिक में रहते हैं। और राष्ट्रीय महासचिव मैं स्वयं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय भीमराव जी शिंदे, ये कोल्हापुर में रहते हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्राध्यापक अमरजीत आंडेकर हैं, ये यवतमाड़ में रहते हैं। तो सम्मानीय साथियों, राष्ट्रीय रविदास परिषद का इसलिए गठन किया गया, तो इसका जो गठन हुआ 10 अगस्त 1914 को इस संगठन का गठन किया गया। और हम देखते हैं कि पूरे देश में हजारों संगठन होंगे, समाज के हर समाज में है। 6000 जातियाँ देश में, उसके हजारों संगठन देश में हैं। तो कुछ संगठन कुछ राजनीति से प्रेरित होते हैं, कुछ संगठन चलाने वाले एक आधा राजनीतिक नेता रहता है और अपने अपने हिसाब से वो लोग संगठन चलाते हैं। कुछ संगठन रहते हैं खुद के फायदे के लिए चलाते हैं, लेकिन समाज हित, जो समाज को स्वाभिमानी बनाना, स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था इस देश में आना चाहिए, इसीलिए काम करना चाहिए। और ये संगठन चलाने के लिए बुद्धि देना पड़ता, पैसा देना पड़ता और अपना समय देना पड़ता। तो हजारों संगठना रहती हुए क्या बोलेंगे कि आप सोचेंगे भी हजारों तो संगठन है, ये संगठन क्यों बनाया गया। तो इस संगठन का ये ध्येय उद्देश्य है कि ये जो अनगिनत संगठन है, तो इस एक विचारधारा, फुले शाहू आम्बेडकर, शिवाजी महाराज की जो विचारधारा है, इस विचारों पर चलने वाले और इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था इस देश में कैसे आएगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये संगठनों में वो दिखा नहीं हमें कि जिस तरीके से संगठन चलना चाहिए, भाईचारे के साथ में चलना, ये नहीं हो रहा। इसीलिए राष्ट्रीय रविदास परिषद का निर्माण किया गया। और इस राष्ट्रीय रविदास परिषद में देश के कई विद्वान जुड़े हैं, कुछ समाज सेवी है, कुछ डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कुछ प्राध्यापक लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये सब कुछ व्यवसायी जुड़े हैं और ये संगठन चला रहे हैं। तो गुरु रविदास जी का एक ध्येय था, जो गुरु रविदास महाराज ने उस कठिन समय संघर्ष किया जब यहाँ विषमतावादी व्यवस्था काम कर रही, अन्याय अत्याचार से पीड़ित थी सारी जनता। आज भी वैसी ही सिचुएशन है, आज भी हम देखते कि वैसी ही बातें आज भी इस देश में हो रही है। तो रविदास महाराज चाहते थे कि इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था भी आना चाहिए, जो अन्याय अत्याचार है उसका खात्मा होना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर भी चाहते थे कि भाई स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था हो, इस देश में होना चाहिए। तो बाबा साहब ने बोला तो भाई सीखो, यानी पढ़ो लिखो, दूसरों को सिखाना चाहिए, आपने शिक्षित करना चाहिए, संगठित करना चाहिए और आपने संघर्ष करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो इसके लिए गुरु रविदास महाराज भी बोलते हैं कि उनका ये दोहा है। तो रविदास महाराज बोलते हैं, पराधीन को दीन क्या, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सभी समझेहीन। पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रविदास पराधीन को कौन करे है प्रीत। यानी सदगुरु रविदास महाराज जी ने राजनीतिक एवं सामाजिक विषमता पर चोट करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति सभी तरह से दूसरों के अधीन है, यानी परावलंबी जिसको हम बोलेंगे, उसका क्या दीन हो सकता है, अर्थात उसको कोई सम्मान नहीं देता। पराधीन तो हर तरह से गुलाम होता है, उसका मन, उसका शरीर और उसकी वाणी सभी मालिकों के अधीन होती है। यहाँ तक कि वह अपने मर्जी से न खा सकता है, न पहन सकता है, न रोजगार अपना सकता है, न मकान बनवा सकता है। ऐसे गुलाम या गुलामों को सभी लोग हीन समझते हैं। हे मित्रों, आप भली प्रकार से समझ लो कि ऐसे पराधीन व्यक्ति से कौन मित्रता करेगा, अर्थात सभी उसको बेइज्जत करेंगे। सदगुरु रविदास जाति व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए अपनी वाणी में लिखते हैं। तो रविदास महाराज ने जो जाति व्यवस्था पर चोट की, तो रविदास महाराज बोलते हैं, जात जात में जात है, जातम जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास न मानो जोड़ सके लव जो जातन पात।
जात पात के फेर मही उर्जी रही है सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जातकारो। यानी ये जाति पाति की जो व्यवस्था, इसके कारण क्या हुआ, देश का नुकसान हुआ। तो रविदास महाराज समझा देते, केलन में जैसे पात, ये एक परत है केले का, जब आप झाड़ देखेंगे वहाँ पत्ती है, परते परते, जब एक 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 पत्ता अपन परत निकालेंगे झाड़ नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम बरगद का पेड़ देखते, नीम का देखते थे, पीपल का देखते, ये अलग प्रकार के पेड़ है, इसमें ऐसी परते परते नहीं होती, तो उसका जो खोड़ जिसे हम बोलते हैं वो मजबूत रहता, ऐसा नहीं होता। तो रविदास महाराज समझाते कि जब ये ऐसे परते परते, यानी जाति में जात, जाति में जात, जाति में जात, जाति में जात, ऐसी जातियाँ हैं, तो एक जाति में भी 12 जातियाँ 12.5 जातियाँ रहती है। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसके कारण रविदास महाराज बोलते कि इस देश की मनुष्यता है, मानवता है, ये मानवता खत्म हो गई है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अनटचेबल ग्रंथ लिखा था वो गुरु रविदास जी को समर्पित किया था। क्यों कि बाबा साहब भी चाहते थे कि इस देश में वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण हो, और गुरु रविदास महाराज भी चाहते कि वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण देश में हो। और बाबा साहब भी बोलते कि जाति व्यवस्था के कारण इस देश का सत्यानाश हो गया। तो बाबा साहब बोलते, मैं चारों दिशाओं के तरफ जब देखता हूँ, चारों दिशाओं के तरफ देखता हूँ, तो जात नाम का दैत्य राक्षस वह खड़ा है। जब तक हम इन दैत्यों को मारेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास इस देश में हो नहीं सकता। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण जो अन्याय अत्याचार हम देखते हैं हमारे ऊपर हजारों सालों से, सदियों से चलते आ रहे हैं, तो ये जो है इसका खात्मा तभी होगा जब इस देश में वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण होगा। तो बाबा साहब ने भी अपने समय में यह आंदोलन चलाया, लेकिन दुर्दैव जिसे बोलेंगे कि आज तक भी वो व्यवस्था इस देश में निर्माण हो नहीं सकी। रविदास महाराज और चाहते थे कि ये देश कैसा हो, जाति व्यवस्था नष्ट हो। तो रविदास महाराज बोलते, बेगम पूरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं ते ठाऊ, रविदास जो है बेगम पूरा वह पुराण सुखधाम, ऐसा चाहो राज में, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे, रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास महाराज बोलते, जो बेगमपुरा जैसा शहर, बेगमपुरा है जिसमें कोई गम नहीं है, दुख नहीं, कष्ट नहीं, लोगों को सुख शांति से सारे लोग रह रहे, ऐसा देश मुझे चाहिए, ऐसा देश मुझे चाहिए। और दूसरे देव में बोलते कि ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबर को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे, रविदास रहे प्रसन्न। ये समाजवाद का सिद्धांत रविदास महाराज ने उस समय दिया, समाजवाद का सिद्धांत कि भाई कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, सब समान रहना चाहिए, ऐसा देश ये निर्माण हो। तो ये रविदास महाराज ने जो संघर्ष किया, या बाबा साहब ने जो ये संघर्ष किया, तो उसका दो देश, उस विचारों का भारत देश आज भी इस देश में निर्माण नहीं हुआ। और दुर्भाग्य उन करोड़ों लोगों का, उनके अनुयायियों का, जो बाबा साहब के अनुयायी हो गए, गुरु रविदास महाराज के अनुयायी हो गए, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, मगर उनके विचारों का ये देश नहीं बन पाया। तो आज इस देश में जो उपेक्षित जातियाँ है, उपेक्षित तो सभी है, लेकिन जो उपेक्षित जातियाँ, तो हम चमार समाज की जब बात करते, राष्ट्रीय रविदास परिषद जो बनाया कि भाई इस चमार समाज को संगठित करने के लिए, तो इस देश में अनगिनत जातियाँ हैं। अनगिनत यानी कितनी, GW ब्रिक्स है, अंग्रेज थे, इन्होंने चमार जाति के ऊपर संशोधन किया, यानी रिसर्च किया कि भाई इनकी रूढ़ी परंपराएं क्या है, कौन से भगवानों को मानते हैं, इनके महापुरुष कौन कौन से हैं, ये सब रिसर्च किया। कितनी जातियाँ हैं हमको भी पता नहीं होगा, ऐसी ऐसी जातियाँ उन्होंने खोज के निकाली। और भारत की, इसीलिए हमने एक लिस्ट बनाई है, उस किताब को आधार मानकर हमने एक लिस्ट बनाई कि भाई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, साउथ में कौन कौन सी हमारी जातियाँ हैं। साउथ में हम 25 से 30 करोड़ है, चर्मकार समाज के लोग भारत में 25 से 30 करोड़ है, जो आज ब्रिक्स के GW ब्रिक्स के अनुसार ये 1156 जातियाँ होती, लेकिन आज हम जिस समय बात कर रहे हैं 2020 में, आज करीबन 1200 जातियाँ होगी। यानी दलितों में मेजॉरिटी में जो बहुसंख्यक के चमार जाति के लोग हैं, और ये 1200 जाति में बटे हैं। तो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट में 1500 जाति है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें ये 1500 जातियाँ है, उसमें 1200 जाति है चमारों की। और जो अनुसूचित जनजाति है, जिसे ट्राइब्स बोलते हैं, आदिवासी लोग बोलते हैं, उसमें 1000 जातियाँ हैं। और जो OBC बोलते
जिसमें साहू होगा, कुर्मी होगा, कुशवाहा होगा, यादव होगा, ये जो लोग बोलते हैं हम महाराष्ट्र में मराठा, तेलीमारी, कुंभी, इस तरीके से अपन बोलते हैं। तो इनमें 3743 जातियाँ है। किसके हिसाब से? मंडल कमीशन के अनुसार 3743 जातियाँ हैं। तो इस प्रकार से हम ये जातियों में बटे हैं। तो अपन जो पहले बात कर रहे हैं विचर्माकार समाज में कौन कौन से राज्य में क्या क्या नाम से पुकारा जाता है उनको, तो पहले अपन लेंगे कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं चमार, जाटव, कुरील, अहिरवार, कोरी, जायसवार, शंखवार, डोहर, कोरी चमार, कोली चमार, धुसिया, चामकटिया, नोना चमार, रायदास, दोसाध, दुसद, लुनिया, लाइया, कैथल रंगिया, मंगतिया, चांदूर, नोना चमार, धनगर, निखार, सकरवार, करोल, धुमान, डोमर, राजकुमारी, निगती, धिंगरिया, घोरचरा, पचवाहन, गोली, डोली घड़वा, धुनियाल, जुलाहा, लाशकरिया, घमारी, राज, राजमिस्त्री, चाइन, धनुक, डपली, भांड, ढोर, कलान, चकिलियान, कोरल, कोल, चढ़ार, दोहरे, बेरहा, लोमोड, चमार जुलाहा, कारवाल, कायस्थ मोची, कबीरपंथी, कनौजिया, चौहान, चंदेल, जटिया, भदौरिया, बुंदेला, तुर्किया, गुलिया, गंगापारी, पुरवैया, सक्सेना, चंदरिया, बनौदिया, उज्जैनिया, उज्जैनी, आजमगढ़िया, कलकतिया, उत्तराहा, दक्षिणाहा इत्यादि। ये हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में बोलते हैं रामदासी, जटिया, धुसिया, डबगार, ढलगार, चंदर, चामरंग, चांबार, चमार, चमरवा, चनवर, बागरी देसी, बोनास, धेड़, बुनिया, रुहतिया, भेंगेर, बिलही, दोसत, मोची, बलाहिस, बलाई इत्यादि। बंगाल में बोलते हैं दोसत, डबगार, डोम, चांडाल, नमोशूद्र, बंगाली मोची इत्यादि। बिहार में बोलते मोची, चमार, दुसात इत्यादि। मध्य प्रदेश सतनामी, रामनामी, रायदास, अहिरवार, पैकोहा, कनौजिया, बुदलगिर, दाइजनिया, कटुआ, गोबरधुआ, मोची, जिनगर, जिरायत, डोहर, सोलहा, कोरी चमार, हरलिया, मांग्या, नोना चमार, कोचिया, बलाहिस, बुंदेलखंडी, भदौरिया, दखिनी, चौधरी, अंतर्वेदी, गंगापारी, परदेसी, देसवार, महोबिया, खैजरहा, लाड़से, मराठी, परवैया, बेरारिया इत्यादि। राजस्थान में बोलते हैं बानूभी, बोला, मेघवाल, रैगर, जटिया, चांदूर, सुकारिया, मोबनपुरिया, कसोटिया, डमारिया, बलई इत्यादि। गुजरात में बोलते कल्पा, मोची इत्यादि। तमिलनाडु में चकलियान, आंध्र प्रदेश में मादिगा, कर्नाटक में बोलते हैं मादिगा, केरल में बोलते चक्कमार, महाराष्ट्र में बोलते हैं चांभार, चमार, चमारी, चमगार, चामड़िया, ढोर, डोहर, डोम, डुमार, कक्कैया, हरड़िया, हराकी, खलपा, माचीगर, मोचीगर, मदार, मादिग, मादगी, मोची, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, घासी, घसिया, हुलार, बल्लार, होलया, होलेर, होलिया, होलेया, कोरी, रानीगर, रोहिदास, नोना रामनामी, सतनामी, रोहित, समगार, समगारा, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, कटई, डबगार, बलाई, बलई, रोहित, कोहली इत्यादि। अभी इतने सारे नाम आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, ना कई किताबों में पढ़े होंगे भी इतने सारे नाम कहाँ से आए। तो ये जो संशोधन हुआ तो ये हम सब एक जाति के लोग हैं, जो इसमें हजारों जाति में यानी 1200 जातियों में बटे हैं।
तो अभी इसीलिए जानकारी दी कि राष्ट्रीय रविदास परिषद इन सब में सबकी जो इनकी अलग अलग संगठना होगी, कई रायगढ़ की संगठना होगी, कई जाटव की होगी, कई सतनामी की होगी, कई रामनामी की होगी, कई चमार की होंगी। तो इन सब संगठना को हम एक साथ जोड़ना चाहते, तो इसलिए आपको जानकारी होगी कि भाई क्या क्या है। हम अनजान थे, हमें जानकारी देना ये हमारा काम है, राष्ट्रीय रविदास परिषद का काम है कि जो हमारे टारगेट ये ध्येय है इस देश में। और ये सब लोग गुरु रविदास पंथ के लोग हैं, गुरु रविदास पंथ के लोग हैं, रविदास महाराज को मानते हैं। लेकिन रविदास महाराज का जो ध्येय था, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे रविदास रहे प्रसन्न, ये समाजवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन इसके ऊपर चलने के लिए हम तैयार नहीं, इनको किसी ने जगाया नहीं होगा ऐसा हमें लगता। तो हम चाहते कि इनके पास जाकर इनको जगाया जाए, इनमें भाईचारा बनाया जाए, इनको संगठित किया जाए। और इनकी जो संख्या देश में अपन ने बोला कि यह है 25 से 30 करोड़, 25 से 30 करोड़ लोग ये इस देश में होते हुए इनके ऊपर रात दिन अगर अन्याय अत्याचार हो रहे तो फिर इसका हल कौन निकालेंगे, हल कौन निकालेंगे। इसलिए हम चाहते कि समस्या का हल निकाला जाए और सब मिलजुल के हम निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे इस बात को लेकर। तो ये जो लोग हैं, तो ये तो 1200 जातियों में जो बटे हैं, तो ये कौन सी विचारधारा पे अलग संगठना होगी, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होगी। लेकिन हम चाहते कि ये इनको एक विचार दिया जाए, ये परिवर्तन की विचारधारा इनको दी जाए, जो आज तक इनके पास ये दूर रहे होंगे परिवर्तन के विचारों से, किसी ने बता नहीं होंगे। अपने अपने क्षेत्र में कोई जिले की संगठना होगी, कोई एक गाँव की संगठना होगी, कोई एक राज्य की होगी, अलग 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 इसमें ऐसे बिखरे हुए लोग हैं। तो हम चाहते कि परिवर्तन की जो बात है, परिवर्तन की जो दिशा है, जो बुद्ध से तथागत बुद्ध से चलती आ रही, तो हमारे आदर्श होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए। ये तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, गुरु घासीदास, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज, सावित्री माई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माननीय कांशीराम तथा उनके पेरियार रामास्वामी नायकर, माननीय कांशीराम, इनके तरीके जो लोग हैं, इन्होंने जो विचारधारा हमारे महापुरुष ने, उनके परिवर्तनवादी महापुरुषों के इनके विचारों पर हमने चलना चाहिए। तो इस संगठनों को इस विचारधारा पर लाया जाए, तभी हमारा काम होगा। और जाति व्यवस्था के कारण जो नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ अभी, तो जाति व्यवस्था के कारण ये महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने बताया, परिवर्तन का रास्ता दिया, लेकिन हम परिवर्तन के रास्ते के ऊपर नहीं चले, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ। तो जाति व्यवस्था के कारण भारत की क्रांतिशीलता, भारत की क्रांतिशीलता, गतिशीलता और प्रगतिशीलता नष्ट हो गई है। तो इस जातिवाद के कारण भारत की क्रांतिशीलता, गतिशीलता और प्रगतिशीलता नष्ट हो गई है। तो पूरे भारत को अगर क्रांतिशील करना है, गतिशील करना है, ये भारत की अगर प्रगति करना है, इस जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार करके उसको नष्ट करना पड़ेगा। वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण इस देश में करना पड़ेगा, ये हमारा ध्येय होना चाहिए और ये राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद का ध्येय है। तो राष्ट्रीय रविदास परिषद द्वारा इनमें सभी ये जातियों के संगठनों में भाईचारा बनाकर देश हित में काम करना किया जाएगा और बहुजन मुक्ति का आंदोलन इस देश में चलाया जाएगा। तो 12-13 फरवरी 1938 में महाराष्ट्र के मनमाड़ में, महाराष्ट्र में मनमाड़ है एक शहर है, तो मनमाड़ के रेलवे कर्मचारियों के सामने बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। तो बाबा साहब भाषण करते हुए बोले थे, उन्होंने कहा था, क्या हम पर हो रहे जुल्म और वेदना वास्तविक है क्या नहीं, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म, हमारी जो वेदना है, ये वास्तविक सत्य है या नहीं है। दूसरा प्रश्न बाबा साहब ने किया कि अगर हमारे दुखों में सत्यता है तो उसका निर्मूलन करने हेतु शोषित लोगों को क्यों संगठित नहीं होना चाहिए, वो दुखों का अंत करने के लिए शोषित लोगों ने संगठित क्यों नहीं होना चाहिए। भाई ये सवाल थे उस समय बाबा साहब ने दे, कि ताकि ये कष्ट दूर किए जा सके। इस देश के मजदूरों की गुलामी की व्यवस्था को बदलकर उसके बदले ऐसी व्यवस्था निर्माण करना होगा जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित होगी। यही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। इसका अर्थ यानी तुम्हें नया समाज पुनर्स्थापित करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यही कामगार वर्ग का प्राथमिक कार्य है और उन्हें पुनः निर्माण का कार्य शुरू करते जाए। बाबा साहब को जो अपेक्षा थी वो किससे थी, कर्मचारियों की थी। जो अधिकारी लोग
जो समाज की रिजर्वेशन लेकर अपने बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं, अधिकारी बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने, इनसे बाबा साहब को अपेक्षा थी कि इन लोगों ने अभी व्यवस्था परिवर्तन का काम चालू कर देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अभी तक व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं हुआ। जो किसी ने भी किया होगा एक छोटे पैमाने पर, हाँ, या पूरे देश में वो काम नहीं हो सका। अपने हिसाब से कई लोगों ने ये काम करने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम ध्येय तक हम नहीं पहुँचे। तो आज दलित की हम संख्या की जो बात करेंगे, आज दलित की आबादी जो अनुसूचित जाति है, जिसको दलित बोलते हैं, वो 1,500 जाति है। उसमें 1200 के करीब ये चर्मकार समाज की जातियाँ हैं। तो ये राज्य वाइज हम इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी है 22%, पंजाब में हम हैं 31.94%, हिमाचल में है 25.19%, पश्चिम बंगाल में है 23.51%, हरियाणा में है 20.17%, तमिलनाडु में 20.01%, उत्तराखंड में 18.76%, राजस्थान में 17.83%, बिहार में है 15.9%, गुजरात में 6.74%। तो इस प्रकार ये जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं, ये इस हिसाब से इस देश में बहुसंख्या में, दलित की संख्या में बहुसंख्यांक ये जो लोग हैं ये इसमें हैं। और ये लोग साधे नहीं है, इसीलिए वो महाराष्ट्र में एक मन थी, चांभार चौकशा कशाला करता, क्योंकि ये बुद्धिवादी समाज है। चर्मकार समाज ये बुद्धिवादी समाज है। तो इसलिए हम कमज़ोर नहीं, लेकिन हमको कमज़ोर, इस देश की व्यवस्था ने हमें कमज़ोर बना के रखा। शिक्षा से वंचित रखा, शस्त्र पकड़ने से वंचित रखा, पैसा जमा करने से वंचित रखा, हर तरह से हमें वंचित रखा गया। लेकिन दुनिया में हमें चांस मिला। तो चर्म व्यवसाय से निगड़ित जो लोग हैं, दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं, कौन सा भी इंसान कोई भी काम करता दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे लोग वहाँ दुनिया में सम्राट बने। जैसा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट, ये हमारा आदमी, यानी जाति कास्ट सर्टिफिकेट चर्मकार था ऐसा नहीं, चर्म व्यवसाय से ये जो निगड़ित लोग हैं वो है। कास्ट सर्टिफिकेट जात नहीं है, दुनिया में जात नहीं है, लेकिन चर्म व्यवसाय था उनका। तो नेपोलियन बोनापार्ट हम में पैदा हुआ। अब्राहम लिंकन 16वां राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका का, वो चर्मकार का व्यवसाय करने वाले के घर में पैदा हुआ। जोसेफ स्टैलिन, रशियन क्रांतिकारक जोसेफ स्टैलिन, वो हमने पैदा किया। थॉमस पेन, अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारक बोलते, अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारक थॉमस पेन, वो हम में निर्माण हुआ। लुइस पाश्चर, जब अपने को कुत्ता काटा तो उसका जो इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसका जो खोज किया लुइस पाश्चर ने, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। लुइस पाश्चर वो वैज्ञानिक हम में पैदा हुआ। लुई ब्रेल, जो ब्रेल लिपि, अंध लोगों को जो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता, वो ब्रेल लिपि खोज के ज्ञान लेने का साधन निर्माण की दिशा देने वाला लुई ब्रेल, ये चर्मकार के घर में पैदा हुआ। और ऐसे ही दलित शोषित समाज के जो बाकी समाज है, उनमें भी बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया में निर्माण हुए। हमारे देश में होने नहीं दिया, अधिकार नहीं थे इसीलिए, लेकिन दुनिया में जेम्स वेट एंड एडिसन है। जेम्स वेट और एडिसन ये बढ़ई के बच्चे थे, ये बढ़ई के जो लकड़े का काम करते उनके बच्चे थे। न्यूटन और मार्कोनी ये किसान के बच्चे थे। न्यूटन और मार्कोनी ये किसान के बच्चे थे। फेराडे ये लोहार का बच्चा था। आर्कराइट ये नाई का लड़का था। और सलून वाले जो रहते ना, केस काटने वाले, दाढ़ी करने वाले, उनके घर में पैदा हुआ। माओ से तुंग किसान का लड़का था। लेनिन बुनकर के यहाँ पैदा हुआ। इस तरीके दुनिया को दिशा देने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े योद्धा ये दलित शोषितों के घर में निर्माण हुए। इसलिए हम कमज़ोर नहीं, हम कमज़ोर नहीं, लेकिन हमें कमज़ोर बना के रखा और इतने सारे अन्याय अत्याचार हम पे हुए। तो आज हम देश के इतने सारे अन्याय अत्याचार होते हैं, तो अन्याय अत्याचार के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, किस तरीके से इस देश में हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो अभी इसी महीने में एक हाथी की हत्या हुई, केरल में एक हाथी की हत्या हुई कुछ लोगों ने। वैसे तो साल में हजारों हाथी वहाँ मार दिए जाते हैं, उनके दांत निकालने के लिए हजारों हाथी मार देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने एक हाथी को मार दिया, तो उसके ऊपर पूरे देश में हो हल्ला मच गया। एक हाथी को मारा, हो हल्ला मच गया। और प्रकाश जावड़ेकर मैदान में आए, मेनका गांधी आई और कोई नेता आए, बड़ा डिबेट चला टीवी के ऊपर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी बोलते हैं, हाथी की हत्या संस्कृति की तौहीन है। हाथी की हत्या संस्कृति की तौहीन है।
तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर हाथी की हत्या उनकी तौहीन है, सलमान खान ने एक हिरन को राजस्थान में गोली मारी, 15-20 साल से केस चल रहा, लेकिन इस देश में दलितों को या पिछड़ों को रात दिन मारा जा रहा, गोली से भूना डाला जा रहा, लेकिन कभी जावड़ेकर सामने नहीं आता, लेकिन मेनका गांधी सामने नहीं आती, या कोई भारत का नेता नहीं आता, ना टीवी पे डिबेट होता है। यानी इंसान की जान की कीमत नहीं, लेकिन जंगली जानवरों के जान की कीमत भारत में है। ये जो देश है, अभी हमें गौरक्षा के माध्यम से इस देश के मुस्लिमों को पीटा गया, इस देश में चमारों को काटा पीटा गया, ऊना कांड हुआ, ऐसे कई कांड हुए। बोले आप क्या खाते हैं कि मुस्लिम के घर में बता के भी लिया, इसने गाय का मांस खाया इसलिए उसको मरवा दिया। तो ये जो इस देश में चल रहा, तो मोदी जी की जब सरकार आई, बीजेपी की पहली बार जब सरकार आई, तो मोदी जी ने आते ही पहले साल में देश में क्या किया, तो पहले साल में जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, उसका एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 1 पे गया। गाय को काट कर उसका मांस दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, उसको सब्सिडी दी गई, और 70 साल में जो नहीं हुआ, तो नंबर 1 पे भारत है बीफ एक्सपोर्ट में। गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे भारत है। और गाय को काटने वाले कौन है, गाय को काटने वाले कौन है, तो इस देश में जो 6 कंपनियां हैं, उसमें से 5 के मालिक हिंदू हैं। जो हिंदू लोग बोलते कि गाय मेरी माता है, लेकिन उसी गाय को काट के उसका मांस दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो लोग हैं, तो अल कबीर एक्सपोर्टर्स है, इसका जो मालिक है, इसके मालिक सतीश एंड अतुल सबरवाल हैं। एक अरेबियन एक्सपोर्ट्स है, इसके मालिक है श्री सुनील कपूर, नेट पे सारा अवेलेबल है। MKR फ्रोजन फूड्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनके मालिक है मदन एबॉट। एक PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके मालिक है AS बिंद्रा। एक है अल नूर एक्सपोर्ट्स कंपनी, इसके मालिक है सुनील सूद। तो फिर ये जो है, ये गाय काट के उसका मांस बेचेंगे, उनको कुछ नहीं होता, उनको सब्सिडी देना, उसको सारी मदद देना, उनको लाइसेंस देना, ये सब कुछ आप काम कर सकते। और एक आधा चमार गुजरात में गरीब गाय एक आधी मर गई, उसका चमड़ा अगर बाहर जाके, अगर गांव के बाहर जाके उतार रहा, वो अगर दिखा, तो गौरक्षक उसके पास जाते और उनको ऐसे ऐसे पीटते जो टीवी पे दिया ऊना कांड हुआ। तो ये क्या दर्शाता है, यानी गरीब को मारने का और बड़ों को मदद करने का गाय काटने में। तो गुजरात में चमारों ने मरे हुए गाय का जब चौड़ा निकाला, तो ऊना कांड हुआ, तो पूरे देश में गौरक्षा के नाम से मुस्लिमों को मारा, चमारों को मारा। ऐसे ही बहुत सारे जो उदाहरण अन्याय अत्याचार के भारत में होते, तो चंद उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, गुजरात में एक लक्ष्मणपुर बाथे गांव है, वहाँ क्या हुआ, तो हिंदू आतंकवादियों ने 10 गर्भवती महिलाओं का पेट चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल त्रिशूल घोप दिया गया। क्या भाई ये आपके संस्कृति में बैठता है? 3 महीने की बच्ची को, दूसरा उदाहरण, 3 महीने की बच्ची को हवा में उछाल कर हवा में उसकी गर्दन तलवार द्वारा काट दी जाती है। क्या भी ये संस्कृति में आता है? ये संस्कृति तो ही नहीं होती क्या? महिलाओं से रेप के बाद उसके स्तन काट दिए गए, ये आपकी कौन सी संस्कृति है? नरोदा पाटिया गुजरात दंगों में बाबू बजरंगी जैसे दानव ने एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके भ्रूण को भाले के ऊपर रखकर इलाके में गांव में घुमाया था और जयघोष के साथ धार्मिक नारे लगाए थे। तो ये आपकी कौन सी संस्कृति है? बिहार के जहानाबाद जिले के शंकर बिगा गांव में हिंदू आतंकवादियों द्वारा 22 दलितों की गला काटकर और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के नारायणपुर में 11 लोगों की गला रेत कर बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या और रेप के बाद बर्बर तरीके से हत्या के ऐसे मामले लाखों की संख्या में, ये लाखों की संख्या में हर साल हम देखते हैं। हर साल देखो आप, इतने सारे अन्याय अत्याचार हो रहे, आज भी हर दिन हर रात ये सब इस देश में चल रहा। अभी एक कासगंज उत्तर प्रदेश 2019 की बात है, कासगंज उत्तर प्रदेश में एक लड़का एडवोकेट था, दलित का लड़का एडवोकेट था। अभी उसको शादी करना था, घोड़े के ऊपर बैठ के बारात निकालना था, तो गांव के लोगों ने विरोध किया, मनुवादियों ने, सवर्ण लोगों ने विरोध किया कि भाई आप घोड़े के ऊपर बैठकर बारात नहीं निकाल सकते। वो लड़का हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
तो हमें न्याय कौन देगा? भावनगर गुजरात की बात है, एक दलित का लड़का पैसे वाला था, उसने घोड़ी खरीदा और घोड़ी के ऊपर बैठ के गांव में घूमने निकला। सवर्णों ने वो घोड़ी को भी गोली मारी और वो उस लड़के को भी गोली मार दी और मरवा दिया। उसके बाद में गुजरात में, उसे बोलते हैं गुजरात एक मॉडल बनाता है, इलेक्शन में 14 में एक मॉडल बनाता कि देखो गुजरात कैसा है, गुजरात कैसा है। ये गुजरात का जो मॉडल है, तो वहाँ मूछ नहीं रख सकते दलित लोग वहाँ मूछ नहीं रख सकते। अगर ऐसी वो तलवार सर की जो मूछ रखती थी, एक लड़के ने भैया रखा तो उसको गोलियों से भून डाला गया। राजस्थान में पाली जिला है, पाली जिले में आज भी राजपूती की बस्ती से अगर आपको जाना है, दलित को जाना है, तो आपके चप्पल जूते निकाल कर सर के ऊपर रखना पड़ता, और जब बस्ती खत्म हुई तब आप चप्पल जूते पहन सकते हैं अपने पैर में। इस तरीके की व्यवस्था इस देश में चालू है। और अभी भारत में अपन बोलते हैं लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन। और लॉकडाउन के समय में उत्तर प्रदेश में दलित, कुर्मी हैं, पटेल, यादव, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, ये जो लोग होंगे पिछड़ी जाति के, दलित जाति के लोग, इनके ऊपर क्या चल रहा? हमले हो रहे, रात दिन हमले हो रहे। पुलिस स्टेशन में जाओ, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। और करीबन इस लॉकडाउन के पीरियड में 5000 लोगों को मारा काटा गया, 5000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। इसलिए आज ये जो चल रहा है, कब तक हम आंखें मूंद के देखते रहेंगे? यह अन्याय अत्याचार की घटना है, ये बुद्ध के देश में, फुले शाह अम्बेडकर, रविदास के देश में हो रहे हैं, कब तक हम देखते रहेंगे? एक शायर बोलता है कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर आया, मेरे नंबर पर आप भी चुप थे, अगला नंबर आपका है, वक्त है अभी हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से बचाना होगा। तो भाई ये जो बात है, तो गुलामी होने वाली जो अपनी पीढ़ी है, गुलाम होने वाली, उसको बचाना है। लेकिन ये तो अन्याय अत्याचार की घटना है, रात दिन ये घटते रहता देश में। अभी देवकी नंदन ठाकुर एक कथावाचक है, प्रवचन करते, भागवत सप्ताह वगैरह लगाते ये लोग, तो वो क्या बोलते? अभी अभी उन्होंने बोला है, जो भी शूद्र मंदिर में आए, कुत्ते की तरह पीट कर मंदिर में से भगाओ। जो भी शूद्र मंदिर में आए, कुत्ते की तरह पीटकर मंदिर में से भगाओ, ये बोलता है देवकी नंदन ठाकुर। तो भी ऐसा क्यों? शूद्र क्या ने कौन? ये इस देश के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, और जो ओबीसी पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन्हें बोलते हैं शूद्र। इस देश के जो मूल निवासी, इनको बोलते हैं शूद्र। तो बोलता है कि इन शूद्रों को कुत्ते की तरह पीटो और मंदिर से भगाओ। अभी अपन अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, क्या भाई ये लोग हिंदू नहीं? ये भी तो हिंदू है, लेकिन हिंदू को हिंदू के मंदिर में जाने नहीं देते। इंदिरा गांधी को रोका गया जब मंदिर में गई थी पूरी की, तो उसको बोले तू विधवा है, तू मंदिर में जा नहीं सकती। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति को पहला मान सम्मान मिलता है देश में, प्रथम नागरिक है देश के, वो मंदिर में गए तो उनको भी रोका गया। उनको बोला था कि आप सिख धर्म के हैं, इसलिए आप मंदिर में जा नहीं सकते, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी भारत के आज के राष्ट्रपति है, वो जब मंदिर में गए तो उनको भी रोका गया कि आप शूद्र है, आप मंदिर में जा नहीं सकते। तो भाई रामनाथ कोविंद का जब धर्म हम देखेंगे तो वो तो भाई हिंदू धर्म के, लेकिन उनको बोला कि आप नहीं, आप वो मंदिर के बाहर ही पूजा करो, आप मंदिर में जा नहीं सकते। तो हम खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब के जयंती उत्सव मनाते हैं, लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि पर पूरे दुनिया से लाखों की तादाद में लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन 1938 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भाषण दिया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए, मनमाड़ में एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी थी, उस बात को अरसा हो गया, तब भी हम समाज को संगठित नहीं कर पा रहे, तो भला हम आम्बेडकरवादी कैसे हो सकते? तो इनको उन्होंने बताया था, वे बाबा साहब ने कहा था कि साम्राज्यवाद का मुकाबला अगर करना है, सभी सामाजिक संगठनों का सामायिक मंच चाहिए, संगठना विलीन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम एजेंडा, एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये अनगिनत संगठन है, बाबा साहब के विचारों से होंगी, फुले के विचारों से होंगी, शाह महाराज के विचारों की, शिवाजी महाराज के विचारों की होगी। तो भाई अलग अलग रह के आप कुछ नहीं कर सकते। ये उस समय बाबा साहब ने बताया था 1938 में। तो आप में भाईचारा हो, तो आप क्या करो, आप सब बैठो, आपके दुख दर्द शरीक है सभी समाज के, इसलिए आप सभी संगठनों में एक साथ में बैठना चाहिए।
और एक साथ में बैठकर हम सोचे कि भाई इस समस्या का हल क्या है। यह अनगिनत समस्या है। रिजर्वेशन गया, शिक्षा से हम वंचित हैं, आरोग्य के साधन हमें मिल नहीं रहे, हमारे पास में खेती के लिए ज़मीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, नौकरियां नहीं है, यह अनगिनत सारी जो समस्या है। तो इसका हल क्या है? तो हल निकालने के लिए हम सारी जातियों के लोग संगठना ने एक साथ बैठना चाहिए। एक सामायिक मंच हमारा वो, संगठना विलीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग संगठना के अलग कोई पदाधिकारी होंगे तो एक में दूसरे के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए भी इसमें भाईचारा होना चाहिए। एक साथ बैठो, एक साथ बैठेंगे तो भी आपका कल्याण होगा, ये बाबा साहब ने उस समय बताया था। लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। तो भारत की आज़ादी के लिए जिन भी लोगों ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, उसमें सरदार शहीद उधम सिंह, माता दीन भंगी है, उदयिया चमार है, मदारी पासी है, बाके चमार है, रमापति चमार है, महंगू राम, आदिवासी, रघुनाथ महतो, ताना भगत, झलकारी भाई, तिलक मांझी, टंट्या भील आदि बहुजन समाज के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु जैसे लोगों ने, लाखों शहीदों ने कुर्बानी देकर भारत को आज़ाद कराया। तो आज़ादी ऐसी नहीं मिले, लाखों लोगों को मरना पड़ा, उस समय संघर्ष करना, छातियों के ऊपर गोलियां झेलना पड़ा उन लोगों को, और ऐसे लोगों ने हमें आज़ादी दी। तो इसकी जो परिकल्पना है ये हमारे संविधान में, ये जो लोग हैं आज़ादी के जो संघर्ष करने वाले लोग, ये क्या चाहते थे? तो ये उनका जो अर्थ है वो भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, इसका गणराज्य आना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने भारत का संविधान जो लिखा उसमें जो प्रास्ताविका है, तो प्रास्ताविका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बाबा साहब ने इसमें जो बोला, तो बाबा साहब ने जो बोला कि हम भारत के लोग, तो भारत में हम भारत के लोग नहीं हैं, तो इस देश में लोग हजारों जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं, अनेक संगठनों में बटे हुए। हम भारत के लोग कब बनेंगे? जब ये सारे जातिगत लोग एकत्रित आएंगे तब ये लोग हम भारत के लोग बनेंगे। तो इस प्रकार, तो इस प्रस्तावना में हम भारत के लोग यानी आम आदमी जो सामान्य इंसान है, ये सब इनका एक सपना था कि सपना है लोकतंत्र का, समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का, प्रभुत्व संपन्न भारत का। संविधान की प्रस्तावना का एक नावीन्यपूर्ण समाज का वादा करती है। वादा है स्वतंत्रता का, समता का, बंधुता का। आज़ादी के 7 दशक बाद भी आज के भारत का जो सपना देखा गया आज़ादी के भारत का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। राष्ट्रीय रविदास परिषद उपरोक्त विचारों के माध्यम से समाज को, देश को प्रगत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहती है। तो भाई ये अनगिनत समस्या है। इसके लिए मेन तो हमारी जो समस्या जो है, जातियों में बिखरे लोग हैं, या हजारों जातियों संगठन बिखरे, इनको संगठित करना ये हमारा काम। ये राष्ट्रीय रविदास परिषद ये काम करना चाहती है। और परिवर्तन, जो बदलाव है, तो बदलाव कब आता? इसका एक सूत्र है, माननीय कांशीराम साहब ने एक सूत्र दिया था, तो वो सूत्र है N/D/S। N यानी नीड, समाज को जरूरत महसूस होना चाहिए, नीड, गरज। उसके बाद में डी यानी डिज़ायर, इच्छा शक्ति, उस समाज की इच्छा शक्ति होना चाहिए। एन जो आखिरी का है स्ट्रेंथ, यस यानी स्ट्रेंथ यानी ताकत, उस समाज की ताकत कब होगी? जब संगठित होगी तब ताकत होगी। N/D/S यानी नीड इंटू डिज़ायर इंटू स्ट्रेंथ। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन,
गुणाकार जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक भी अगर जीरो रहा तो क्रांति का सूत्र पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए उस समाज को लगना चाहिए जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित है, उसको ज़रूरत महसूस होना चाहिए कि नहीं भी ये बदलना चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति रही चाहिए, उनकी ताकत चाहिए संगठन की, तभी ये बदलाव इस देश में हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में ये परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कहीं तो भी हमें कमी है, कहीं तो भी हम जीरो है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी, कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो कभी ताकत नहीं, ये जो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति का अभाव है, इसीलिए हो नहीं रहा। इसीलिए राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज ने भी बताया था, चिल्लाएगा उसका भला, चुप रहेगा मर जाएगा, संगठन करके तर जाएगा, अकेला वह डूब जाएगा। संगठन करेंगे तो तरेंगे, और अकेले अकेले रहेंगे तो आपका अंत होना तय है। तो सभी संत महापुरुषों ने सभी के कल्याण की बातें की है, लेकिन जाति का अहंकार है। हर जाति को बताया भाई तेरी जाति ऊंची है, तेरे से वो नीचा है, जरा संभल के रहना। इसीलिए हम जाति के अहंकार में रहते हुए दूसरे के पास बैठने के लिए तैयार नहीं। तो तैयार नहीं तो आपका अंत होना निश्चित है, आपके समाज का कल्याण हो नहीं सकता। तो समाज का कल्याण जब होगा जब आप लोग आपस में बैठेंगे, आप में भाईचारा होगा। ये सभी संत महापुरुषों ने बताया, बाबा साहब ने बताया। अगर हम बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर का अगर नाम लेते हैं तो हमें इसके बारे में गौर से सोचना पड़ेगा। तो संगठन के जो बुद्धिवादी लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके पदाधिकारी है, तो उनको ये सोचना पड़ेगा। तो उनको सोचना पड़ेगा कि भाई अभी 21वीं सदी में हमारे समाज का क्या होगा। और बाबा साहब ने बोला था अगर समाज का कल्याण करना है तो राज्य कारोबार के 3 हथियार है, 3। एक है कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में होना, दूसरा है कानून का लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरी है न्याय व्यवस्था। यानी कानून जो बनाते हैं तो कौन बनाता है, कानून बनता है संसद में, कानून बनता है विधानसभा में, तो इसमें आपके लोग चाहिए। फिर ये कानून बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन, प्रशासन करता, ये प्रशासन में आपके लोग चाहिए। और जब न्याय व्यवस्था, ये भी आपके हाथ में होना, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील आपके होना, ये राज्य कारोबार के 3 हथियार हैं। अभी जिसके हाथ में उसका कल्याण होता और जिसके हाथ में 3 हथियार नहीं है उनका नुकसान होता। तो हजारों सालों से, सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कानून बनाने की ताकत नहीं, इम्प्लीमेंटेशन लागू करने की ताकत नहीं, और न्याय व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। हम सिर्फ हमारी मांगे पूरी करो, हम मोर्चे निकाल सकते, और वो लोगों का काम है गोलियां चलाना, डंडे चलाना, और हमारे मोर्चे में उनके कुछ लोग घुसा देना, उसमें होलना मचा देना, और फिर पुलिस लोग हमको, हमारे ऊपर गोलियां चलाती, डंडे चलाते, FIR संगठन के जो लोग हैं कार्यकर्ता उनके ऊपर होते और उनको जेलों में डाला जाता। तो ये जो समस्या है, तो इसलिए बाबा साहब ने पूरा सोल्यूशन है, पूरी समस्या का हल बता दिया, लेकिन हम उसके बाद में सोचते नहीं। तो सामाजिक संगठनों ने और 3 पहलू के ऊपर काम करना चाहिए, 3 जो पॉइंट्स है उसके, 3 मुद्दे हैं उसके ऊपर जो काम करना चाहिए। एक है प्रबोधनात्मक काम, जिसमें हम मीटिंग ले सकते, सभा सम्मेलन ले सकते, एक प्रशिक्षण शिविर लग के लोगों को जागरूक कर सकते, ये काम रहता। दूसरा जो उसका बिंदु है वह है रचनात्मक, उसमें स्कूल कॉलेज खोले जाए, कोऑपरेटिव खोल सकते, बैंक्स खोल सकते, उद्योग है, बहुत सारे इसमें रचनात्मक काम हम समाज के हित में कर सकते हैं। और तीसरा है संस्कारात्मक प्रोग्राम, इसमें चलेगा मानव कल्याण के विचारधारा से बचपन से लोगों को तैयार करें। तो संस्कार की जो प्रक्रिया तो बचपन से चलती है, तो ऐसे लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय रविदास परिषद जो इस उद्देश्य के लिए बनाई है कि पहले इस सारी जातियों में भाईचारा कैसा हो, जिसमें भाईचारा होगा, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या पिछड़े समाज के लोग हैं, तो ये सब मिलजुल के जिस दिन बैठेंगे तब इनके हाथ में सारी शक्तियाँ आएगी और इनका कल्याण होगा। तो आज तो इस देश में ये हजारों संगठन है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोगों के इसमें नेतृत्व में काम करते होंगे, बहुत सारा होगा। लेकिन अब 21वीं सदी में हमें सोचना पड़ेगा, उस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हो गए, कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, डॉक्टर से प्रोफेसर, इंजीनियर, कर्मचारी, इनको सोचना होना
कि अपने समाज को हमें दिशा देना। तो बाबा साहब ने भी बताया था कि जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने समाज को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। उन लोगों ने नेतृत्व प्रदान करके इस समाज को हमने दिशा दिखाना पड़ेगा कि आज 21वीं सदी में आज तक जितनी ज़रूरत नहीं उतनी ज़रूरत आन पड़ी है कि आज भाईचारा मनाइए। तो राष्ट्रीय रविदास परिषद ने एक ध्येय डिसाइड किया है कि इस देश में हमें इनको जोड़ के, कि रविदास महाराज जो चाहते थे, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे रविदास रहे प्रसन्न। समतावादी व्यवस्था इस देश में लाने के लिए स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था। अपन बोलेंगे भाई अकेली जाति इस देश में कुछ नहीं कर सकती। हजारों जाति है, एक जाति कितनी भी संगठित हो जाए वो जाति अल्पसंख्याक होती है, वो जाति अल्पसंख्याक होती है। लेकिन ये सारे अल्पसंख्याक छोटे छोटे जो लोग हैं ये अगर मिलजुल जाए तो ये बहुसंख्याक होते हैं, और जब बहुसंख्याक होते हैं तो ये देश में कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था को बदल सकते हैं, शासन प्रशासन को बदल, ये ताकत इनके हाथ में आ सकती है। तो आज इस देश के मुस्लिमों के ऊपर अन्याय हो रहा, अल्पसंख्याकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, पिछड़ी जातियों के ऊपर हो रहा आरक्षण के माध्यम से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई ये अधिकार नहीं है आपको आरक्षण का, इसीलिए ये जो सारी जो मौलिक अधिकार नहीं है बोलते उनको, इस तरीके से शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन है वो भी पूरा भरा नहीं, आदिवासी लोगों का वो भी पूरा भरा नहीं, ओबीसी को तो कहीं पर का नहीं रखा उन्होंने। तो आज ज़रूरत है कि आने वाले अपने पीढ़ी को शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य के संसाधन है, उनको जॉब्स होना, नौकरी लगना चाहिए, अनगिनत जो बातें हैं समाज के कल्याण की, तो वो सरकार करना नहीं चाहती। तो हम जो बहुजन समाज के जो लोग हैं इनका कल्याण अगर सरकार करना नहीं चाहती तो हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्रीय रविदास परिषद बनाई गई कि ये सोच इन सारी जातियों में एकीकरण की सोच, भाईचारे की सोच, लोकतंत्र की सोच, महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करके इनको जगा कर संगठित करना ये राष्ट्रीय रविदास परिषद का काम है। और इसी उद्देश्य से हम सारे लगे हैं। तो इस उद्देश्य को आप भी सफल करने के लिए आप सारे जो लोग हैं इस देश के वो भी हमें मदद करेंगे, आपस में एक में को मदद करना है। तो हमारे जो माननीय शांताराम जी कदम है, संस्थापक अध्यक्ष, चिपळूण में रहते महाराष्ट्र में, इनका मोबाइल नंबर है 9552625900। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ML गांगुरी, इनका नंबर है 9406900103। प्राध्यापक डॉक्टर अनिल जी भोड़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस संगठन के, इनका फ़ोन नंबर है 9423968640। और मैं प्राध्यापक डॉक्टर चांदलीकर, मेरा नंबर है 8806691444। माननीय भीमराव जी शिंदे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी है कोल्हापुर, इनका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 9850034281। माननीय प्राध्यापक अमरजीत आंडेकर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, यवतमाळ में रहते महाराष्ट्र में, इनका नंबर है 7887334999। तो आपको कोई भी समस्या है या कुछ भी संपर्क करना है तो हम सभी साथियों के साथ में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपका योगदान हमें सहकार्य करें, बाकी समाज को जोड़ने के लिए आप हमारे कार्यकर्ता बने और इस समाज को जगाने में आपका योगदान दें। आपका समय, आपका पैसा और आपका बुद्धि दिमाग भी लगेगा। काम साधारण नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन हम चाहते कि ये काम तो कठिन है लेकिन उसे आसान बनाने में हम आपका सबका योगदान चाहते हैं। जय फुले, जय भीम, जय भारत।